So today we are going to discuss that what is happening in Pakistan, why is it happening in Pakistan, or India-Pakistan issue है. This can be a burning topic for you in SSB. है ना? There can be group discussions, there can be lecture, there can be question in your personal interview. तो थोड़ी सी विवेचना करेंगे इस टॉपिक पे आज, जानेंगे प्रॉब्लम है. तो प्रॉब्लम की स्टार्टिंग करते हैं. स्टार्टिंग है, अब सोचो एक जवान लड़का है 22 साल का. सब उसका मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं कि बता तेरा अब्बू कौन है, बता तेरा अब्बू कौन है. तो बड़ा परेशान है बेचारा. तो अपनी अम्मी के पास जाते हैं. अम्मी से बोलता है, अम्मी आज 22 साल का होने जा रहा हूँ, आज मुझे बताओ मेरा अब्बू कौन है. तो अम्मी थोड़ी झिझकती है, थोड़ी शर्माती है. फिर उससे बोलती है कि जा बेटा तेरे अब्बू हैं अफगान. तो फौरन अफगानियों के पास जाता है, यूएई, सऊदी अरेबिया, यहाँ वहाँ जाता है उनके पास और जाके बोलता है, अब्बू जान मुझे गले लगा लो, मैं आपका बेटा आ गया 30 साल से बिछड़ा हुआ. तो अफगान बोलते हैं, बस कहेगा बेटा साले तुम पे राज किया हमने, हमारे ऊपर राज किया, तू कहाँ से भाई ऐसे. तो बेटा फिर दुखी होके बेचारा वापस अम्मी के पास आता है. तो बोलता है, अम्मी जान आपने गलत बताया, आपको मालूम है मेरा अब्बू कौन है, बताओ मुझे मेरा अब्बू कौन है. तो अम्मी फिर थोड़ा झुकती है, फिर थोड़ा शर्माती है. अब एक औरत के लिए आसान नहीं है बताना है अपने 22 साल के जवान लड़के को कि उसका अब्बू कौन है, जबकि इतने साल दर साल ये सीक्रेट रखा है उसने, है ना. तो फिर बोलती है कि जाओ बेटा तेरे अब्बू हैं तुर्क ऑटोमन एम्पायर है ना, तुर्की. फिर जाके बच्चा भागा अब्बू जान मैं तुर्की ते तुम तुर्की ते हम तुर्की. कहते सारे बोलता पंजाबी है, तू फारसी बोली नहीं जाती तेरे से, और तू मेरा बेटा है क्या. सारे तुम पे राज किया हमने, स्लेव डायनेस्टी है ना, वी रूल्ड यू. तब गाजे में नहीं वाला बगा दी. अब तो बेचारा डिसहार्टेंड बिल्कुल रास्ते में जहर की बोतल खरीद के जाता है. फिर अम्मी के सामने जाता, अगर अम्मी आपके सच नहीं बताया ना मैं जहर पीऊंगा, सच नहीं बताया मेरा अब्बू कौन है जहर पीऊंगा. तो अम्मी बोलती है चले यार लड़का मर जाएगा, सच बताइए. तो अम्मी बोलती है बेटा तेरे अब्बू हैं इंडियंस. कहता नहीं वो नहीं हो सकते, मैं नहीं मानता मेरा अब्बू इंडियन है, मैं तो बिना अब्बू के पैदा हो गया था. तो मैं 8वां वो हूँ अजूबा, मैं खुद ही पैदा हुआ हूँ, वो मेरा अब्बू नहीं हो सकता. तो देखो इस लड़के का नाम पाकिस्तान था, असलियत में पाकिस्तान के साथ यही होता है आइडेंटिटी क्राइसिस. मालूम क्या होता है, ये होता है कि जब आप मानने को ही तैयार ना हो कि आपकी उपज कहाँ से हुई है. हम सबकी हिस्ट्री है. व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन हिस्ट्री तो वी स्टार्ट फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन. अब से 4-4,500 साल पहले, ठीक है, हमारी वहां से नींव शुरू होती है. पाकिस्तान कहते हैं नहीं वो हमारी नींव नहीं है, वो तो इंडियंस की है. हम तो सालों 1947 में एलियन ग्रह से आए थे, और ये जो पाक जमीन सरहिंद पाकिस्तान है इसमें आके बस गए थे. तो सोच के देखो साला एक कंट्री इतना जाहिल कैसे हो सकता है कि 70 साल की एग्जिस्टेंस में वहां सुई नहीं बनती है यार, वो भी चीनी बेचते हैं. मैं कल देख रहा था पाकिस्तानी टीवी, अब वहां तो उन्होंने बैन कर दिया इंटरनेट टीवी अपने पाकिस्तान में, बट यहाँ पे चलता है. तो मैं देख रहा था यूट्यूब पे ना, तो उसमें भाषा ऐड चल रहे थे, ऐसे ऐड जो आजकल टीवी में आते नहीं है. तुमने कभी देखा है, कितनी बार तुमने तेल का ऐड देख लिया टीवी में, वो डालडा टाइप के तेल का पाकिस्तान में अभी चलता है. भाई पता नहीं एक मम्मी कुछ फ्राई कर रही थी, वो बच्चा यहाँ मुंखों की तरह लगा लेता है. वो मतलब हमारे यहाँ ऐसे ऐड चलते थे 1990s, पाकिस्तान में अभी चलते हैं. वहाँ डेवू की बैटरी बिक रही है. सारा बैटरी भी अपनी नहीं बना सकते. डेवू मान लो ना कंपनी जो है कोरियन, उसकी बैटरी बिक रही है वहाँ. आई थिंक डेवू अमेरिकन जो भी है, सब बिक रहा है वहाँ बाहर का, कुछ नहीं है उनके पास. हमारे यहाँ पतंजलि दुकान है, वो भी नहीं. तो प्रॉब्लम इन पाकिस्तान राइट नाउ स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन only.
देखो हमारे यहाँ बहुत सारे रिफॉर्म्स ऐसे हुए इंडिया में, जो रिफॉर्म्स कुछ सेक्टर ऑफ पब्लिक के अगेंस्ट थे, लेकिन दे वर ओवरऑल मच बेटर बेनिफिशियल फॉर द ओवरऑल सिटीजंस ऑफ इंडिया। ऐसे ही का एक रिफॉर्म हुआ था जहाँ जमींदारी सिस्टम एबॉलिश किया गया, राइट, लैंड होल्डिंग्स को कम करके बाद में लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बहुत से लोग इसे लेते हैं देवर सोशलिस्टिक रिफॉर्म, कि हम लोग इंस्पायर्ड थे सोशलिस्ट प्रोपेगेंडा से, रशियन से इंस्पायर्ड थे, दैट्स व्हाई हमने किया। बट दीज रिफॉर्म्स आर वेरी गुड इन लेटेस्ट स्टेज। पाकिस्तान में जमींदारी वाला सिस्टम एबॉलिश नहीं हुआ, तो आपने देखा एक सेक्ट जो अमीर था वो अमीर रहा पैसे के थ्रू, लैंड के थ्रू, उसके बाद वो आगे पॉलिटिक्स में, और वही घुस गए फौज में। रानी अमीर तो अमीर होते जा रहे हैं वेरियस रिसोर्सेज से, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। एक्चुअली मालूम है, सिर्फ रिलीजन बेसिस पे पाकिस्तान का जो इंडिया का बंटवारा हुआ है और जो पाकिस्तान बना था, दैट वाज ए फॉल्टी आइडिया। सिर्फ एक चीज देख सकती थी, देखो इंडिया इज ए कंट्री, हमारी एक इकोनॉमी रनिंग है बहुत सालों, मुगल्स में भी, स्लेव डायनेस्टी में भी, और सदर्न एम्पायर ऑल्सो, ब्रिटिशर्स ऑल्सो, दे ऑल वर्कड ऑन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया एज ए कंट्री। नोबडी वर्कड ऑन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान एज ए कंट्री। सोचा कभी? लेकिन डिवाइड हो गई ये कंट्री, कभी कुछ भी नहीं सोचा सिवाय रिलीजियस एलिमेंट के, कुछ भी नहीं सोचा गया कि भाई इकोनॉमी कैसे चलेगी, भाई करेंगे क्या। पोजीशन बहुत बढ़िया पाकिस्तान की, पाकिस्तान इज लोकेटेड एट वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन इन एशिया, क्योंकि उधर रशियन एम्पायर से कांटेक्ट में, इधर चाइना से कांटेक्ट में, उधर मिडिल ईस्ट से कांटेक्ट में, और इधर समुद्र भी है उनके पास। चाहे एक ही बोट हो कराची के बाद तो हुआ नहीं इस पे, वो अलग बात है, हो नहीं पाएगा इनसे, है ना, जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कि इंडियंस वर्कड ऑन देयर एजुकेशन पॉलिसी। अगर तुम अभी भी देखोगे तो पाकिस्तान डिड नॉट वर्क ऑन एजुकेशन, क्योंकि पढ़ाई जो चल रही थी इनकी वो चल रही थी मस्जिदों में, और वहाँ पे थोड़ा ये भी है कि रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की पढ़ाई इतनी ज़्यादा है और साइंस वगैरह की नहीं है। दैट इज वाई दे वर लैग्ड बिहाइंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जहाँ पे साइंटिफिक डिस्कवरी हो रही है, इंडस्ट्रीज पे काम हो रहा है। अभी आप मानोगे कल के एड में मैंने देखा उनका एक चैनल है, वो है नेटवर्क प्रोवाइडर जूम, तो उसमें वो बड़े खुश ना जूम 4G को अपने जीवन में रहा। यहाँ सारा 5G हो गया है, इतने सालों से अब 6G आने वाला है ना। 4G तो खत्म, कौन यूज करता है 4G? ये तो घर में ब्रॉडबैंड में 5G चल रहा है, अभी यहाँ पे जो ब्रॉडबैंड है उसमें 5G चल रहा है, लेकिन वहाँ चला जूम 4G अपनाए, अपनी जिंदगी को आसान बनाए, है ना। तो दे आर लैगिंग बिहाइंड एवरीथिंग, क्योंकि एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया। अब ये भी एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है दैट जब से पाकिस्तान पैदा हुआ, अब तुम समझ के देखो कि तुमने दुश्मनी कर ली एक आदमी से जो कि 56 इंच की छाती है, इसके 32 इंच के डोले हैं, उससे तुमने कर ली दुश्मनी, है ना, खामा बेअदब में। जबकि आसानी से चीजें हो सकती थी, प्यार से बंटवारा हो सकता था, जो एक्चुअली इंडिया और बांग्लादेश का भी हुआ है। बांग्लादेश जब ईस्टर्न पाकिस्तान बना था वहां पे इतनी मारकाट नहीं हुई, क्योंकि दे वर बांग्ला पीपल, कि हम लोग बंगाली हैं, हिंदू हैं या मुसलमान, दैट इज सेकेंडरी, हम लोग बंगाली। तुम लोग मानोगे नहीं यार कि आजादी से पहले जो हमारा इंडियन पंजाब है ना, दैट वाज डोमिनेटिंग इन उर्दू स्पीकिंग, वहां पे उर्दू बोली जाती है बहुत ज्यादा। जो पंजाब पाकिस्तान साइड है ना, वहां पर पंजाबी बोली जाती है, और ये डिस्टिंक्ट कल्चर अभी भी है, क्योंकि मेजॉरिटी हिंदू वहां पे रहते हैं पंजाबी, तो दे यूज्ड टू स्पीक। इसीलिए पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है, लेकिन सारा किसी को नहीं बोलनी आती, बोलती सब पंजाबी है। प्राइम मिनिस्टर भी पंजाबी में भाषण देता है। चलो ये लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्हें अरे पंजाबी कैसे हो जाएगी हमारी, नहीं हम तो मानते नहीं कि बाप इंडिया है तो लैंग्वेज कैसे हो जाएगी यार उर्दू, तो फारसी सारा नाजायज। ओके, अब करंट प्रॉब्लम पे आते हैं। देखो हुआ क्या, संक्षिप्त में थोड़ा बताऊं तो ऐसा हुआ कि इंडिया ने, जब इंडिया आज़ाद हुआ और पाकिस्तान आज़ाद हुए, आज़ाद बने अलग अलग कंट्री, तो इंडिया एक पॉइंट पे रहा था गुट निरपेक्षता से अलग, यानी कि इंडिया डिडंट जॉइन एनी ऑफ द ब्लॉक्स।
नीदर द रशियन ब्लॉक, यूएसएसआर ब्लॉक, और नॉट द अमेरिकन ब्लॉक। यानी वेस्ट और ईस्ट के बीच में इंडिया ने मध्यांतर दूरी बना के रखी थी, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द प्लेसेस। तो इंडिया ने ओपनली नहीं बताया कि इधर वी आर विद रशिया और वी आर विद अमेरिकन, बट ये बात अंडरस्टूड थी कि हाँ यार, इंडियंस आर प्लेइंग डिप्लोमेटिकली वेरी करेक्ट एंड दे आर मेंटली विद रशियंस ओनली, है ना। और ये फैक्ट भी है कि हमारे जितने भी भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट वगैरह हुए हैं, तीन डैम हुआ है, वो रशिया से नहीं डेवलप करा है, सारा इक्विपमेंट रशियंस का था, पैसे वहीं से आते हैं। पाकिस्तान जाके बैठ गया यूएस की गोदी में, पापा पापा मैं पैदा हो गया, पाकिस्तान बैठ गया यूएस की गोदी में। अब यूएस ने उसे गोदी में बिठाया इसलिए क्योंकि एशिया में यूएस का कोई भी स्ट्रेटेजिक अलाई नहीं था। अगर आप देखो तो चाइना कम्युनिस्ट, रशिया कम्युनिस्ट, इंडिया बाहर ना इनके साथ ना एग्जाम्पल से कम्युनिस्ट के साथ। तो इस पूरे रीजन पे अपनी नजर बनाए रखने के उनके पास कोई नहीं। और अफगानिस्तान भी ऑलवेज वाज प्रो यूएसएसआर कि दे यूज्ड टू हैव गुड टाइज विद यूएसएसआर। तो पाकिस्तान को ये बैठ गया। अब छोटा बच्चा क्या करता है, ही नीड्स फूड, है ना। पाकिस्तान आजाद हुआ, इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग थी नहीं, इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग थी नहीं पाकिस्तान की, दे नीड फूड। तो इन्हें एक आदत पड़ी तभी से। यूएस ने जाके, यूएस कंट्रोल्स ऑल दी वर्ल्ड फोरम। आज के टाइम पे थोड़ा कम क्योंकि चाइना आ गया, लेकिन उस टाइम पे 1947 एवरीथिंग वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएस। मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, मैन्युफैक्चरिंग यूएनओ, सब WHO। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को एड्स देनी शुरू कर। एड्स, ये वर्ड ध्यान रखना, एड्स। आगे हम जब चाइना पाकिस्तान पे आएंगे तो वर्ड होगा इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे एड का मतलब होता है कि हम एक तो गरीब है, चल तेरे यहाँ लोग गरीब हैं तो ये ले $2 बिलियन खाना खिला रहा हूँ, ये दे दिया तेरे को चंदा। एड होती है वो। तो यूएस ने एड्स देने शुरू किए इनडायरेक्टली, गरीबी के नाम पे, किसानी एग्रीकल्चर सही करने के नाम पे, इंडस्ट्री डेवलप करने के नाम पे। 50-50 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन उस टाइम पे बहुत होता है एड जारी। अब ये तो साले उठाएंगे, इन्होंने जारी लेके खा ली, इन्होंने लेके खा ली कि भाई साहब यूएस ने भेजे $2 मिलियन, आज तो गोश्त की बिरयानी बनेगी पूरे पाकिस्तान में, गोश्त की बिरयानी खा लो। दे डिड नॉट वर्क ऑन देयर बेसिक। जैसे अगर हम अभी मैं कभी आगे चल के कभी चाइनीज, व्हाई चाइना इज डोमिनेटिंग द वर्ल्ड राइट नाउ, इस पे हम लोग बात करेंगे जब आगे क्लासेस चलेंगी ये जीएस रिलेटेड। तो चाइना का जो सेकंड प्रीमियर था, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, टोंगजो या समथिंग वाज देयर, देखो एक बार क्या नाम है उसका, आफ्टर माओ जेडोंग, जो सेकंड लीडर था चाइना का, ही वर्कड ऑन द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ चाइना। उसने चाइनीज स्टूडेंट्स को बाहर भेजा पढ़ने के लिए। जब वो स्टूडेंट बाहर से पढ़ के अंदर आए, दे स्टार्टेड डेवलपिंग चाइना। तो ये पढ़ाई बहुत इंटीग्रल पार्ट है, बहुत इंटीग्रल पार्ट है। लेकिन पाकिस्तानियों को एड्स मिली थी पढ़ाई के नाम में। क्या नाम है उसका, देखो नहीं दूसरा, ये बोलती माओ जेडोंग के बाद ये प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, डेन ज़ाओपिंग, राइट, डेन ज़ाओपिंग। तो भाई अब पाकिस्तानियों ने लपेटना शुरू कर दिया। अब देखो किस्मत भी इतनी अच्छी थी इनकी कि इन 1979 के आसपास यूएसएसआर इन्वेडेड अफगानिस्तान। कुछ म्यूचुअल करे थी, वो एक अलग क्लास में पूरा बताऊंगा इन्वेजन क्यों किया था, अफगानिस्तान के शाह को मार दिया था, उनके अपने इंटरेस्ट थे रशिया के इन्वेजन थे, वो आए थे। तो यूएसएसआर इन्वेडेड अफगानिस्तान। अब हुआ क्या, हुआ ये कि पाकिस्तान के पिछवाड़े में आग लगी। पाकिस्तान बोला कि भाई साहब ये तो कहानी खराब हो जाएगी, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे आ गया रशिया। और उससे पहले एक और कहानी हुई थी 71 में,
वो कहानी हुई थी कि वी कट ऑफ देयर वन हैंड, एक हाथ हमने काट दिया बांग्लादेश में। मतलब बांग्लादेश फेमस है दुनिया में दो चीजों के लिए, एक तो इकलौती ऐसी कंट्री है दुनिया की वो जो ऑन दी बेसिस ऑफ मिलिट्री वॉर बनी है। इकलौती कंट्री है दुनिया की जो लड़ाई के अंजाम से बनी है। बाकी सारी कंट्री डिप्लोमेटिकली बनती हैं, ट्रीटी से बन जाती हैं, अलग हो जाती हैं, वो लड़ाई से हमने काट दी, वो अलग कंट्री बन गई पहली। और दूसरा कि इसमें पाकिस्तानी आर्मी के पास एक गैलेंट्री अवार्ड जाता है, द लार्जेस्ट सरेंडर इन द वर्ल्ड। सोच के देखो यार क्या ही फौज होगी वो जो 93,000 लोग सरेंडर करते बिना लड़े। जस्ट इमेजिन 93,000 सरेंडर। भाई साहब गलती हो गई वैसे जाने दो, जहां पे जेलों में खाए पिए भी 1 महीने। पाकिस्तान पाइंदाबाद, वाकई में यार पाइंदाबाद वाला काम किया है उन्होंने, 93,000 हथियार डाल दिए। चलो एनीवेज, और सरेंडर होता ही बड़ी बदतमीजी से कि आप जाते हो, पहले आप हथियार चरणों में रखते हो, फिर उसके बाद सैल्यूट मारते हो उसे कि भाई समझ मत मारना, फिर चले जाते हैं वहाँ से। मतलब सोचो सारे सैल्यूट मार के जा रहे हैं, बट फिर भी पाकिस्तानी आर्मी इज वन ऑफ द बेस्ट अपने ख्याल में। ISI इज वन ऑफ द बेस्ट। अब क्या हो गया, पिट रहे हैं अपनी कंट्री में, साला अपनी सिटीजन शहीद स्मारक तोड़ रहे हैं अपनी फौजियों के, इन्होंने हमारे लिए किया जाए। अब तो ये भी बोले कि साला हर एक लड़ाई यार, अभी तक क्या चल रहा था, हम 65 जीते हैं, हम 71 बस जीत ही जाते, क्योंकि वो तो सरेंडर दुनिया के सामने हो गया ना। जीत कारगिल तो हम जीते हैं, जगह कहें कि वो आ जाएगी, बट जीते तो है। तो अब लोग ही बोल रहे कि साले घंटा तुम कुछ जीते हो, है ना, खून चूस चूस के जीते हो, वहीं के पब्लिक के खून चूस चूस के जीते हो तुम, लड़ाई नहीं जीते हो। तो अब देखो यार, इतना बुरी दुर्दशा नहीं हो सकती किसी फौज की, मैंने देखी नहीं, शायद अफ्रीका में कहीं होता हो तो फौज है ही नहीं होती, वो मिलिशियाँ हैं, बट दिस इज रेगुलर आर्मी है कि वो अपने पिछवाड़े बचाते घूम रहे पूरे पाकिस्तान में, कि जहाँ आर्मी लिखा हुआ शब्द मिल गया वो चलाती बिल्डिंग, है ना। जहाँ पे कितने लिखा हुआ ना आर्मी वर्कशॉप, बेचारे की वर्कशॉप जला दी गरीब की कि आर्मी लिखा है इस पे। पढ़े लिखे बहुत है ना, उन्होंने पढ़ी लिखी बहुत ज़्यादा है, तो वे यूट्यूब पे आ गए यार, बुरा तो लगेगा भाई, तो सच्चाई तो दिख रही है। तो एनीवेज हुआ जब कि 1979 के आसपास USSR इन्वेडेड अफगानिस्तान, हमने उससे पहले बांग्लादेश अलग कर दिया। तो अब तुम सोचो, तुम्हारा कोई या तुम एक इंसान हो और एक इंसान ने, वो एक तगड़े वाले बंदे ने तुम्हारा एक हाथ काट दिया, क्या तुम सारी उम्र से भूल पाओगे? कब भूल जाओगे तुम उसे मरते दम तक? तो बांग्लादेश में हमने हाथ काट दिया, तो पाकिस्तान की लगी रहती है कि साला इस बार कराची ले जाएंगे, इस बार लाहौर ले जाएंगे, फिर बलूचिस्तान ले जाएंगे, फिर खाली इस्लामाबाद बचेगा पाकिस्तान के नाम पे। खैर उन्होंने इनडायरेक्टली बिना हमारे किए वो काम कर लिया है अपने आप। कहते हैं ना, बंदर को मिली हल्दी और इसने अपने पृष्ठ भाग पे मल दी, है ना। तो वो पृष्ठ भाग पे मलने वाला काम ये लोग कर चुके हैं, हमें करने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट थोड़ा हिस्ट्री से लेके चलते हैं ना। तो भाई क्या हुआ कि पाकिस्तान भाग गया मेरे के पास, क्योंकि पापा तो वो ही थे, दूध तो वो ही पिला रहे थे, एड्स तो वो ही दे रहे थे। बाकी बोला कि ऐसा है पिताजी कि ये तो देखो एक हाथ कट चुका आपके रौंडे का, दूसरा काटने को रशिया तैयार हो गए। अब अगर अफगानिस्तान हार गया तो सोच के देखो हमारा क्या होगा, एक तरफ इंडिया दूसरी तरफ रशिया, हम तो फंस गए। और हम फंसे, तुम्हारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट फंस गए। तो पाकिस्तान देखो, यूएसए बहुत अमीर है, उसकी अमीरियत के पीछे रीजन है। अभी मैं कुछ कंपनीज के नाम बताऊंगा जिनके हम डेली ना चाहते हुए प्रोडक्ट खा लेते पी लेते। कोक, पेप्सी, राइट, KFC, मैकडॉनल्ड्स, कोलगेट, साबुन बहुत से, लक्स, ये डेली यूज में है ना हमारे साबुन, ये सब यूएसए में।
सारी कंपनी वहाँ। तो यूएसए इसे इकोनॉमी ऑफ 20 अराउंड 3 और 4 ट्रिलियन डॉलर्स। तो उस टाइम पे भी हम यूएसए बोला बेटा चिंता मत कर, पापा आ रहा तेरे को बचाने। तो यूएसए ने एक बहुत तगड़ी प्लान बनाई और इसीलिए CIA इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एजेंसी इन द वर्ल्ड। उन्होंने प्लान बनाई कि यार एक काम करो, ये जो अफगानिस्तान है इसमें अलग अलग ट्राइब्स हैं, पहले ने यूनाइट के ट्राइब्स रशिया से, तभी रशिया वॉज द मिलिट्री पावर तब भी, अनगिनत टैंक, अनगिनत अटैक हेलीकॉप्टर्स, रशियन आर्मी वॉज डोमिनेटिंग अफगानिस्तान ऑन द बेसिस ऑफ अटैक हेलीकॉप्टर्स। तुम क्या करोगे, तुम घोड़े लेके भागो ऊपर एयरपोर्ट तक मार रहे। ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी तुम्हें, एक मूवी है रेम्बो 3, शायद तुम्हारी जनरेशन ने देखी ना हो, रेम्बो 3 सिल्वेस्टर स्टैलोन, वो देख लेना, उसमें अफगानिस्तान मिशन नहीं दिखाया। तो यू हैव लॉट ऑफ क्लैरिटी हाउ पावरफुल रशियंस वर। तो अमेरिकन CIA ने प्लान बनाई कि यार इन लोगों को यूनाइट करो। अब ये जो यूनाइटेशन था ना, यूनिटी जो इन्होंने बनवाई, दैट बिट देयर ओन एसेस इन 2001। जो ये अभी कर रहे थे 79 में रशिया को हरवाने के लिए, अपने लिए खाई खोद रहे थे लोग, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड डाल के डूब गए। हुआ ये कि इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन सजेस्ट करी, तालिबान थी पहले से, ये नाम था पहले से, इतना फेमस नहीं था, और एक मुजाहिद मतलब द पीपल दोज हु आर फाइटिंग फॉर द रिलीजन, कि हमारे सॉइल पे, एक मुस्लिम सॉइल पे कोई फॉरेन कंट्री वाला गैर मुसलमान कैसे पैर रख सकता है। तो ये प्रोपोगेंडा बनाने वाला CIA था। CIA ने प्रोपोगेंडा बनाया और इसे अप्लाई कराया ISI की हेल्प से। क्योंकि देखो यार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दे शेयर बॉर्डर, खैर अब तो खैर उस बॉर्डर पे भी ऐसी तैसी हो रही होता, नाम बॉर्डर का क्या कहते हैं, डोरन लाइन है ना, तो वहाँ पे भी लड़ाई हो रही है। तो बहुत से जब बॉर्डर शेयर होते हैं ना, तो सेम एथनिक पीपल आर हेयर एंड देयर, है ना। जैसे तालिबान में एक क्लर्जी है, और नाम भूल रहा हूँ मैं, जी से उसका नाम है, वो क्लर्जी बहुत होल्ड रखते तालिबान में, लेकिन उनके रूट्स पाकिस्तानी साइड ऑफ अफगानिस्तान बॉर्डर है ना। तो ISI हैड रूट्स इन अफगानिस्तान। वो पठान भाई, ये तो सबके भाई बन जाते हैं ना, पापा अरबी, पापा तुर्की, पठान भाई है ना, इमरान खान पठान नियाजी लगे पड़े नियाजी साहब के तो उड़ रहे, पता नहीं कहाँ का मान उड़ी पड़ा, समेटोगे। बताओ यार कितने कैसे कैसे जाहिल लीडर होते हैं। बीइंग प्राइम मिनिस्टर, उसने अपनी कंट्री को सिविल वॉर में झोंक दिया। सोच के देखो, सिर्फ अपने पर्सनल गेन्स के लिए, और इतने जाहिल लोग हैं कि लड़ रहे हैं। चलो कुछ भी है यार, बट दे आर फाइटिंग अगेंस्ट देयर ओन आर्मी। मान के चलो उनकी आर्मी ने उन्हें बचाया ही है। अगर वो आर्मी नहीं होती वहां पे तो ठीक है, चलो हम लोग तो अपना एरिया ले लेते जो POK वाला है, लेकिन चीनी फीनी तो दबा लेते हैं इनको, चिंकी पिंकी चौम हो, पूरा पाकिस्तान इज चाइना टाउन तो लोग ये भी नहीं देख रहे यार। तो दिस इज समथिंग ट्रेजिक। और देखो मरता गरीबी है ना, जो अमीर है वो घरों में उन पे कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। जो गरीब है पहले रोटी के लिए मर रहा था, अब वो ऐसे है ना। चलो वो नहीं मानते, बट हम तो मानते हैं कि हमारा बच्चा है, दुख तो होता है। मेरा बच्चा तो हमारा भी बच्चा है भाई, दुख तो होगा। तो पॉइंट ये है कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि CIA ने भर के दिया पैसा। CIA ने क्या बोला, ऑपरेटिव तुम करो ऑपरेशन। अब देखो जब भी कोई यूनाइट होता है ना, तो ऐसे ही नहीं हो जाता कि यस जिहाद के नाम पे यूनाइट होते नो, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो लीडर्स के पास जो इंडिविजुअल ट्राइबल लीडर्स थे वहाँ पे, उन्हें ये भी ऑफर हो गया, आप जुड़ जाओ तालिबान, पैसा ऑफर, वो पैसा ऑफर कराया CIA ने थ्रू ISI। अब भाई भयंकर, मतलब भिखारी के हाथ में सोने की अचर की लगी है ना, पाकिस्तानी भूख नंगे भिखारी के हाथ में सोने की अचर की लगी। तो ये मैं बना नहीं रहा हूँ, इनका एक लीडर रहा है ऑब्वियसली। इनके यहाँ पॉलिटिकल लीडर तो बेचारे जिंदा ही नहीं बचते, वो तो इमरान खान नियाजी पठान की बच गई।
कि आउट हो गया तो कोर्ट ने बोल दिया कि जस्टिफाइड है, वरना ये भी निपटा दिया होगा आज तक। बोलते कि बुखार हो गया, खांसी आई 2 बार और अल्लाह को प्यारे हो गए, 2 बार खांस के अल्लाह प्यारे हो गए। अबे सोच के देखो, ये बिलावल भुट्टो नहीं अभी जो नो बच्चा है भाई ने पानी में से पता नहीं क्या ही बोलता वो है ना, बिलावल भुट्टो का नाना जुल्फिकार अली भुट्टो, अरे नंगा कर दिया तो जेल में चेक करने के लिए खतरा हुआ है या नहीं हुआ। तो नहीं, प्राइम मिनिस्टरों के साथ ये करते हैं ये लोग, है ना। तो इतना अव्वल देश है ये मोदी यार, ऐसी औलाद हो तो डिसोन कर दो, ऐसी औलाद हो है ना। तो हुआ ये, इनके पास पैसे आने लगे तो जियाउल हक एक डिक्टेटर था इनका, आर्मी चीफ ऑब्वियसली, उसने बोला कि वी विल लीड इंडिया इन 1000 कट्स, यू कैन सर्च ऑन गूगल। इसका मतलब ये था कि उसने ये एक्सेप्ट कर लिया तब तक कि इंडिया को फुल फ्रंटल वॉर में नहीं हरा, 47 में 48 में नहीं हरा पाए, 65 में नहीं हरा पाए, जबकि 62 की लड़ाई के बाद ही था, और 71 में तो वैसे नंगे हो गए, मतलब 93,000 पिछवाड़े। तो इन्होंने समझ लिया कि नहीं हरा पाएंगे, दे स्टार्टेड। अब यूएस से फंड आ रहा है अनगिनत, उस फंड का थोड़ा सा हिस्सा कश्मीर की तरफ डाइवर्ट कर, कश्मीर में प्रोपोगंडा टेररिज्म ये फैलाओ होता जा रहा कि भाई साहब इनके यहाँ उठते टेररिस्ट है। अब 2 लौंडे, एक लौंडा एकदम ऋतिक रोशन टाइप और दूसरा लौंडा राजपाल यादव, मैंने तो ऋतिक रोशन टाइप को तो बोला कि ये ले पैसे, तू जाके अफगानिस्तान में वो कर जिहाद। तो भाई साहब अपना मस्त लेके 47 लेके स्कर्ट मिसाइल लेके अफगानिस्तान पहुंच गया। तो राजपाल यादव आए, मुझे भी नकली दूंगा, तो बोलेंगे अच्छा तो थोड़े कम पैसे ले, तू वहाँ जा कश्मीर। मतलब मेरा बताने का तरीका ऐसा हो सकता है, बट दिस इज हाउ दे ऑपरेटेड। दे स्टार्टेड टेररिज्म इन कश्मीर बाय द सेम फंडिंग व्हिच वाज गिवन बाय CIA। अब अगर आप कोरिलेट करो तो ये लगभग 80s का ही दौर था, 85, 86, 92 तक आते आते, जब टेररिज्म होता है पीक, जब कश्मीर पंडितों का पलायन हुआ, राइट। ऐसा इसलिए हुआ कि कश्मीर एक प्रॉब्लम थी, अब उस पर आते हैं प्रॉब्लम। जब इंडिया आजाद हुआ तो हम लोगों ने ऑप्शन दिए, अंग्रेजों ने ऑप्शन दिए, जो अपने वो थे प्रिंसली स्टेट्स, कि इंडिया में जुड़ना है, पाकिस्तान में जुड़ना है। अब हुआ ये कि राजपूत, पंजाब ये सब इंडिया में जुड़ गए, नो इशू। कुछ प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जिनमें इशू था, एक था हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा था कश्मीर। अब हैदराबाद वॉज इन द सेंटर ऑफ इंडिया एंड द रूलर निजाम वांटेड इट टू बी इन पाकिस्तान। तो जस्ट टू बैठे हैं, ऐसा थोड़ी हो जाएगा सारा हमारे मजा भी, मतलब दिल्ली बोले कि नहीं मैं पाकिस्तान चल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सीन बांध दिया, सीन पे राज कर दिया एकदम मस्त तरीके से, बढ़िया बात निजाम का इलाज हो गया। जूनागढ़ में क्या प्रॉब्लम थी कि जूनागढ़ की जो मेजॉरिटी थी लोगों की, दैट वाज प्रो इंडियन, डेमोक्रेसी वाले इंडियंस थे, हिंदू थे, और जो रूलर थे दे वर मुस्लिम्स एंड दे वांटेड टू जॉइन पाकिस्तान। पाकिस्तान वाज आइडियोलॉजी, इट वाज क्रिएटेड ऑन आइडियोलॉजी, ग्राउंड में कुछ नहीं था पाकिस्तान, बस आ जाओ एक पाक मुल्क होगा, बाजीदा होगा। वो बनाने वाले जिन्ना जी भी निकल लिए 2-3 महीने में, 4-5 महीने में कैंसर, है ना। तो होगा पे वो बोले हाँ होगा हम जाएंगे, तो जस्ट टू बैठ यार, पीपल वांट टू बी विद अस, सो वी आर विद यू, है ना। तो हुआ ये कि लोगों ने पिटाई कर दी, राजा साहब भग गए, राजा साहब भी पाकिस्तान में रहते हैं, उनके वंशज। अब थी कश्मीर की इशू। कश्मीर में दिक्कत ये थी कि पहली चीज तो ये समझो, कश्मीर वाज नेवर एवर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। कश्मीर की एक यूनिक आइडेंटिटी है। तुम्हें मालूम है कश्मीर को कश्मीर क्यों कहते हैं? महर्षि कश्यप के नाम। कश्यप सुना है ना आपने, सप्त ऋषियों में एक ऋषि, तो
तो कश्यप ने वहाँ पे आश्रम बनाया था। वो मीर एक वर्ड है फारसी या एक उर्दू का जिसका मतलब होता है संत। तो कश्मीर, जब कश्मीर स्टार्टिंग में बहुत सारे रिलीजन्स मौजूद है, पहले अपना हिंदुइज्म वहाँ गया, फिर बुद्धिज्म गया, जैनिज्म गया, फिर उसके बाद अफगानिस्तान से जब अटैक हुआ तो इस्लाम आ गया। बट इस्लाम आया समवेयर इन नॉट रॉन्ग 15th सेंचुरी। उससे पहले देयर वर डिफरेंट रिलीजन्स। 15th सेंचुरी में इस्लाम आया था। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानी को हरा दिया, कश्मीर बिकेम द पार्ट ऑफ महाराजा रणजीत सिंह पंजाब। फिर I think the ruler was Hari Singh, 1947, but his father was Gulab Singh. Gulab Singh was a military general and very effective general of Maharaja Ranjit Singh. लेकिन जब सिख एम्पायर अंग्रेजों के अंडर आया तो कश्मीर आ गया अंग्रेजों के बाद, तो गुलाब सिंह ने कश्मीर को कुछ पैसा दे के, आई थिंक 2 लाख रुपया समथिंग हो, 90 लाख हैं 90 लाख देखिए कश्मीर को खरीद लिया अंग्रेजों से। अंग्रेजों को लगा पहाड़ी एरिया बेकार है, अंग्रेजों को रिसोर्स वाले एरिया चाहिए थे ना, प्लेन्स, एल्यूवियल सॉइल, ये सब। अंग्रेजों ने बोला यार ठीक है तू रख। तो वहाँ पे एक नया, फिर अब देखो जो रूलर ही हिंदू है तो सारे धर्मों को एक समान लेके, महाराजा रणजीत सिंह का भी यही था कि ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। तो कश्मीर में एक यूनिक चीज़ है कश्मीरियत। अब जैसे कई बार हम लोग सुनते हैं कश्मीरी पंडितों भी थिंक अबाउट पंडित है, नहीं यार कश्मीरी पंडित बड़ा मस्त मटन बनाते भाई। देयर सो मेनी कोर्समेट्स ऑफ माइन, देयर कश्मीरी पंडित। ये तुम्हारा एक डिश है मटन की, लाल मांस और राइस नाम का है, नाम भी नॉनवेज मांस। तो दे मेक वेरी गुड नॉन वेजिटेरियन डिश। तो ऐसा कुछ नहीं था वहाँ के हिंदू है ये है वो है, तो नॉर्मल है। लेकिन हुआ क्या, आप समझो इस बात को कि व्हेन इन 1947 सडन चीज ये हुई कि जिन्ना बिकेम लालची, और जिन्ना ने अपनी पाकिस्तानी रेगुलर आर्मी के साथ वहाँ के आसपास के NWFP एक एरिया था, नॉर्थ वेस्ट इंडियन प्रोविंस, उसके कबायलियों को साथ मिलाए, वही लोग जो ट्राइबल ग्रुप हैं, और उनसे मिलके कश्मीर पे कर दिया अटैक। अब कबायली क्यों मिले, कबायलियों को बोला कि भाई ठीक है लूटपाट जो भी होगी वो तुम्हारी होगी। अब सबसे बड़ी चीज होती है लूटपाट। अब इस लूटपाट में सब इंक्लूड होता है, पैसा भी होता है, फीमेल्स भी होती हैं, जानवर, ये वो सब। तो कबायली बोले कि ठीक है कश्मीर पे अटैक कर दिया। अब 2 गलतियां करी हरी सिंह ने। पहली चीज तो ही हैड ए ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन दी हिज आर्मी व्हिच वाज 80 to 90% मुस्लिम है ना। तो उसकी आर्मी ने कबायलियों के साथ ही मिली, और दे वर नॉट एबल टू पुट दैट रेजिस्टेंस के कबायली रुके। पहली गलती ये हुई कि ही डिड नॉट आस्क फॉर हेल्प स्ट्रेट अवे, ही ट्राइड टू डू मैटर्स इन हिज। फिर जब उसे लगा कि यार अब तो श्रीनगर गया, तो वो बेचारा भागा दिल्ली आया एंड ही आस्क्ड फॉर हेल्प। तो भैया सीधी सी बात है, तुम्हारे हिस्से थोड़ी, तुम्हारे चक्कर में हम लड़ाई थोड़ी करेंगे किसी और। तो बोलती भैया तुम तो इंडिपेंडेंट स्टेट हो ना, ये लोग क्या। तो उस टाइम पे 2 होते थे, एक तो ट्रीटी ऑफ मर्जर था, एक ट्रीटी ऑफ असेशन था, जो इंडिया में जोड़ने के लिए आपको करना है। तो ट्रीटी ऑफ मर्जर भगी में साइन कर दिया, सिंह ने बोला बचाओ, कैसे बचाओ, जल्दी बचाओ। लेकिन असेशन के लिए उसकी कुछ क्लॉजेस थे, मर्जर के भी क्लॉजेस थे, जो आर्टिकल 370 है, वो मर्जर के टाइम पे इतनी जल्दी भी लौंडा दिमाग चला गया भाई। रीजन ये है उसके दिमाग चलाने के ऊपर महाराजा रणजीत सिंह की, बिकॉज ही बिलीव्ड दैट एक यूनिक आइडेंटिटी जो है ना कश्मीर की, वो बची रहे। वो लोग अलग थे। अभी भी आप देखो कश्मीरी ड्रेसेस अलग होती हैं, फीमेल का ड्रेस डिफरेंट, कावा अलग है, कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें इंडिया में, नेटिव भी हिंदू और मुस्लिम। तो वो जो कश्मीरियत वर्ड है ना, उसे वो बचाना चाहता था। तो इसलिए महाराजा हरी सिंह डिसाइडेड देयर विल बी सर्टेन प्रोविडेंसेस डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ इंडिया एंड कश्मीर, क्योंकि हर एक चीज़ की यूनिकनेस होती है। यार देखो जो हमारे ये ट्राइबल एक्ट्स हैं, जैसे वी कैन नॉट परचेज लैंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, तो वो सही है, उनकी अपनी यूनिकनेस है अलग। इफ यू गो एंड मिक्स अप विद देम तो वो सब हमारे जैसे हो जाएंगे सेंट्रल इंडियन, कहाँ मेरठ गया भाई, है ना। तो इसीलिए वो बचाना चाहता था, तो उसने सर्टेन
ऐड करा है जो आर्टिकल 370 में हट गया, ऑब्वियसली हटने भी चाहिए क्योंकि दैट इज ऑफ कोर्स अवर पार्ट एंड पाकिस्तान वाज यूजिंग इट एज देयर ओन वेपन। तो 47 में जब कबायलियों ने अटैक किया तो मर्जर साइन हो गया, उसके बाद इंडियन आर्मी सेट के विल टेक केयर। अब बड़ी यूनिक सी चीज़ है, वहाँ पे 1 सिख भेजी गई, 1 सिख क्यों भेजे गए कि अफगानिस्तान के पठानों को अगर वो किसी से हार रहे हैं और किसी से डरते हैं, हारे भी नहीं अफगानी वैसे हर किसी से, तो वो सिर्फ सिखों को देखते ही कुछ केमिकल होता होता उनके दिमाग में कि भाई साहब ये आए तो मारेगा। वो 21 सरफरोश वाली कहानी सही है। 1 सिख भेजी गई। अब हुआ ये कि श्रीनगर एयर स्ट्रिप जब 1 सिख निकली तो खबर आई कि अंडर कश्मीर डोमेन ही है, लेकिन अंदाजा ये था कि जब तक लैंड करेंगे तब तक आ जाएंगे कबायली वहाँ पे। अब सोचो एयर स्ट्रिप पे कबायली आ गए तो प्लेन लैंड नहीं कर सकता। द प्लेन वॉज डकोटा, उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डकोटा था इंडिया के बाद, तो उसमें 1 सिख की पूरी कंपनी भी नहीं आई थी, बट सम पीपल वर सेंड ओवर देयर। अब लकीली श्रीनगर पे कबायली पहुंचे नहीं, इसका रीजन था पढ़े लिखे हुआ था ना भाई लोग, मैंने ना इन्हें मिल गया बारामुल्ला। बारामुल्ला इज अ वेरी रिच टाउन कश्मीर में, ऑन द, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन ऑन द बैंक्स ऑफ शोक रिवर, है ना, और एक ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है, तो इट इज ए ह्यूज हिस्ट्री ऑफ रिच ट्रेड एंड एवरीथिंग। अब बारामुल्ला में कबायलियों ने और इसके रेगुलर आर्मी वाले जो थे ये लगे लूटपाट करने रात को, आगे बढ़ना इन्होंने बंद कर दिया। इसे आप पढ़ भी सकते हो गूगल पे, रेप ऑफ बारामुल्ला। अगर आप गूगल पे टाइप करोगे रेप ऑफ बारामुल्ला, यू विल हैव the complete insight what they did that night over there। इस चक्कर में श्रीनगर बच गया। अब वहाँ आगे से अब इंडियन आर्मी स्टार्टेड पुशिंग देम बैक। एयर स्ट्रिप अपने हाथ में, आती रहेंगी रीइंफोर्समेंट आते रहेगा, वी कैन मूव, वी आर मूविंग ऑन, राइट, वी आर मूविंग ऑन। ये एक डॉक्यूमेंट्री है टीवी पे, लिंक दूंगा इसका ढूंढ नीचे, आई थिंक कंप्लीट 2 आवर्स डॉक्यूमेंट्री ऑन कश्मीर, जहाँ से मैंने पढ़ा है। तो हुआ ये कि इंडियन आर्मी स्टार्टेड पुशिंग देम बैक, करते रहे। अब उस टाइम पे अवर द देन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, आई डोंट नो व्हाट विम्स एंड फैंटेसीज ही हैड, आई डोंट नो, कि तुम अपने घर का कलेश, अपनी बीवी के साथ का कलेश तुम लेके जा रहे हो दुनिया के सामने कि नहीं ये मेरे घर का नहीं है, दुनिया का मामला है। अब काय का अंडा दुनिया का मामला, कश्मीर हमारा है, वो हमारे हैं, दूसरे मार रहे हैं, पहुंच गए भाई साहब क्यों। एक पता नहीं मैं क्या करूँ यार, मेरे हिसाब से देखो इसके भी बहुत सारे वर्जन हैं, जो मैंने पढ़ा है उसका वर्जन ये था कि 1 फाइन मॉर्निंग जवाहरलाल नेहरू woke up and he went to the AAR स्टेशन दिल्ली, सीधे जाके वहाँ पे बोल दिया कि अब हम ये मसला यूनाइटेड नेशंस में लेके जाएंगे, जब कोई जरूरत नहीं, जो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को डिसीजन लेता है उससे पहले कैबिनेट से होता है, वाइस प्राइम होम मिनिस्टर ये बात करता है, भाई से बोर्ड ऑफ पहुंच गया, रात में सपना आया था माओ जेडोंग के बराबर बनने में। Again, this is not my quote, but I've read from various sources that Nehru always wanted to be as important as Churchill. Churchill is called the winner, the reason why Allied won the Second World War. He was very diplomatic. He was so diplomatic, he brought Russia together with the Allied forces in the Second World War. So he wanted to be as huge as Churchill or Mao Zedong in China. So maybe the decision was this. लेकिन दूसरा क्रॉस क्या है? कुछ लोग ये बोलते हैं कि एक और खानदान है हमारा कश्मीर का, वो है वो पॉलिटिकल हेड चांद उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और उससे पहले शेख अब्दुल्ला। तो शेख अब्दुल्ला भाई साहब जो थे वो महाराजा हनी सिंह के अगेंस्ट थे, हमेशा जो डेमोक्रेसी रहता है इधर, उन्हें सपोर्ट कर रहा था नेहरू, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब इंडिया का, तो नेहरू was supporting him। तो ये भी कहते हैं, बहुत से लोग ये कहते हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के शेख अब्दुल्ला की जो पकड़ थी वो सिर्फ उस एरिया तक थी जहां तक इंडिया ने ऑलरेडी इंडियन आर्मी ने रिकैप्चर कर लिया था कश्मीर, क्योंकि दैट वाज कश्मीरी स्पीकिंग एरिया। उससे आगे जो एरिया थे खैबर पख्तूनख्वा वगैरह,
है ना, जो मुजफ्फराबाद है, 3 डिस्ट्रिक्ट हैं अभी कश्मीर के, पाकिस्तान के होते हैं, तो वो जो एरियाज थे वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं थी पंजाबी स्पीकिंग की, और पंजाबी शेख अब्दुल्ला बोलता है, तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना नहीं था उसका, शेख अब्दुल्ला का। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये वेल डिसीजन था नेहरू का कि अगर वो लोग दोबारा आएंगे तो दे विल क्रिएट सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉब्लम, टेररिज्म। हो सकता है गलत हो, बट दिस इज वन ऑफ द व्यूज के टेररिज्म की प्रॉब्लम, या फिर उन्हें कंट्रोल करना आसान नहीं होगा, थोड़ी आवाज़ अलग है उनकी, बोलते अलग है, भाषा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी बात पर मैंने सुना है अंग्रेजी में लोग बड़ा बढ़िया जस्टिफिकेशन देते हैं, ओनली स्पीक इन इंग्लिश इन आर्मी बिकॉज एवरीथिंग इज डन इन इंग्लिश। मेरे भाईजान, आई मीन अभी मैं जान मोड़ में हूँ, बट भैया ये तो बता दो यार कि अंग्रेजी के अलावा कॉमन भाषा इंडिया में है क्या? है भाई, तेरी मराठी है, तेरी भोजपुरी है, मेरी बतानी है क्या? मैं तो मेरे द्वारा बताना, तो हम सबकी अलग भाषा है, कुछ बचा ही नहीं, किस में काम करेंगे? अंग्रेजी में ही करेंगे ना भाई। जो somebody coming from तमिलनाडु, वो थोड़ी हिंदी निकलेगा। तो लोगों ने बड़ा अच्छा, इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट। यार इतना तो हिंदुस्तान में रह के अंग्रेजी बोल लो, लिख लो, समझ लो, ये सब कर लेते हैं, नहीं थोड़ी बहुत काम कर लो उस पर। यू वांट टू बी अमेरिकन स्लैंग स्पीकिंग इन इंग्लिश, ओह माय गॉड, आई एम द ह्यूमन डुड्डा, है ना, लोग बनना चाहते हैं ह्यूमन डुड्डा, और अपने भी नहीं बन पाते उसके चक्कर में। तो भाई देखो, पॉइंट ये था, आगे बढ़ते हैं कश्मीर वाले इशू पे, कि वन फाइन डे नेहरू मेड इट अ ग्लोबल इशू। अब सुनना ध्यान से इसके बाद की बात, क्योंकि ये कहानी आगे कंटिन्यू रहेगी। यूएनओ ने बड़ा अजीब सा डिसीजन दिया उस पर, और डिसीजन दिया सीज फायर। सीज एक होता है स्टेटस को, स्टेटस को मतलब कि लड़ाई होने से पहले जो जहां तक वहीं पे जाओ, जो नॉर्मल डिसीजन होते हैं। एक होता है सीज फायर, सीज फायर होता है जो जहां है वहीं रुक जाओ। अब इस डिसीजन के पीछे भी एक कहानी थी, बहुत सारी कहानियां बता रहा हूं मैं। कहानी ये थी कि अमेरिकन्स एंड ब्रिटिशर्स नेवर वांटेड इंडिया टू गो इनटू द लैप्स ऑफ रशिया। अब तुम सोचो, जो पीओके वाला एरिया है वही वो एरिया है जो उस टाइम के यूएसएसआर से डायरेक्टली बाय रोड टच होता था। समझ लो, आज के टाइम पे जो हमें कंट्रीज देखी, कजाकिस्तान, दे वर पार्ट ऑफ यूएसएसआर। तो यानी कि अगर वो एरिया इंडिया के हाथ में होता तो वी वुड हैव एस्टैब्लिश्ड डायरेक्ट ट्रेड रूट विद रशिया, और इससे इंडिया का फायदा हो या ना हो, यूएसएसआर का बहुत फायदा होता। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर में प्रॉब्लम है, दे डोंट हैव 12 मंथ्स ऑपरेटिंग पोर्ट। उनके ज़्यादातर पोर्ट जो है वो फ्रीज हो जाते हैं, तो उनके अपना प्रोडक्ट्स वो बाहर नहीं। अब तुम एक बात बताओ, सिवाय शिकोई और मेके और AK-47 के, कौन सी रशियन कंपनी का साबुन यूज किया तुमने? अब मैं रशियन बोलता हूँ, भाई नाम कुछ और ही, बस वो ही आता है। बट दिस वाज द प्रॉब्लम विद रशिया। और अगर रशिया को पोर्ट्स का एक्सेस होता है इंडिया वाला, तो इसके थ्रू रशिया बहुत बड़ी कंट्री है भाई, कितनी बड़ी कंट्री है, यूएसए से बड़ी है। रशिया जो बनाता है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में बिकता, तो खतरा हो जाता यूएसए के लिए और ज्यादा। तो समहाउ यूएसए वांटेड कि यार ये ना मिल जाए इंडिया को, तो डिसीजन लिया सीज फायर, क्योंकि वो एरिया जिससे इंडिया कनेक्ट हो सकता था वो अभी पाकिस्तान के अंदर था। बहुत बड़ी चीज़ है ये, मुझे बकवास नहीं है, डॉक्यूमेंट्री मैंने पढ़ी हुई है, लॉट ऑफ बुक्स अराउंड इट। तो इसमें ये भी है कि एक लद्दाख स्काउट्स की रेजिमेंट वाज प्लेस्ड आई थिंक इन खैबर पख्तूनख्वा या मुजफ्फराबाद, एंड दे स्टार्टेड द रिवोल्ट इन अलाइन विद वो कबाइल उनके साथ। उससे वो भी मिला है उस ऑफिसर को ना, उनके यहाँ है एक सितारा है पाकिस्तान, है ना, परमी जब वो बांटते हैं भाई साहब कि अच्छा सरेंडर करके ये लो सितारा, छोटा है बट है, लगा लेना वर्दी में, दिखना चाहिए ना यहाँ से यहाँ तक। वो सरेंडर के सितारे बांटे हुए हैं उन्होंने, है ना। कारगिल आ गया, अरे अरे बड़ा सितारा चाहिए, देना चाहिए तुमको, तो कारगिल आ गया, इतनी ऊंचाई तक गए, पठान का बच्चा है, ये है
प्रेसिडेंट। हाँ डायरेक्ट प्रेसिडेंट बन गया ना हारने के बाद। वो क्या नाम था, अल्लाह को प्यारे हो गए मुशर्रफ साहब, बन गए ना वो डायरेक्ट है ना। तो बड़ी भाई किसी दिन एक क्लास अलग बनाएंगे पाकिस्तान की जाहिलियत, शायद वो यूट्यूब पे ना डालता हूँ क्योंकि उसमें मेरे मन के विचार उमड़ के निकलेंगे। तो भाई अब आगे बढ़ते हैं। तो कश्मीर पे ये डिसीजन ऑफ कोर्स was a big point in the strategy of जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो हुआ ये, उसके बाद अब देखो उस टाइम पे क्या होता था, बॉर्डर्स वर वेरी ट्रांसपेरेंट। अभी जैसे हम देखते हैं एलओसी पे बाढ़ हुआ है, ये है वो है, उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। अब तुम सोचो यार, तुम्हारी बुआ का घर बाजू वाले गांव में है और तुम्हारा घर इधर है ना। अब बुआ का घर हो गया पाकिस्तान में और तुम्हारा घर हो गया हिंदुस्तान में। यानी ये जो कंट्रीज की बाउंड्रीज थी ना, ये लोगों के बीच में बाउंड्री नहीं बना पाई। लोग आते आते थे, इंडिया से पाकिस्तान, मैं बुआ के यहाँ जा रहा हूँ, खाला के यहाँ जा रहा हूँ, पाकिस्तान से इंडिया आते जाते थे। अब हुआ ये कि पाकिस्तान में जियाउल हक ने इसे लिया अपॉर्चुनिटी। जो स्टार्टिंग टेररिज्म थी, जस्ट एन एग्जांपल आई एम ट्राइंग टू टेल यू कैसे टेररिज्म बढ़ाया। अब देखो यार, जो गरीब लोग हैं, जो अनजान लोग हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम था कि कौन फौजी, तुम्हें नहीं मालूम होता ना, तुम्हारे लिए जिसने वर्दी पहनी हो फौजी, राइट। तो ये स्पॉन्सर टेररिस्ट यानी ज्यादातर अफगानी टेररिस्ट रात में फौजी वर्दियां पहन के आते हैं एंड दे यूज्ड टू मैसेकर अ होल विलेज। उसमें सिर्फ कुछ यंग बच्चों को जिंदा छोड़ दिया, है ना। अब वो बच्चा दूसरे दिन बॉर्डर पार से पीओके से एक मौलवी साहब आते हैं, ब्रेन वॉशर्स, दे वर ब्रेन वॉशर। ये होते हैं रिक्रूटर्स, जो आज भी तुम IAS देखते हो, ये सुनते हैं कि वो उससे जुड़ गया, उससे ब्रेन वॉश करते हैं। दे आर एक्सपर्ट इन दैट, they can psychologically manipulate you like anything. They have such capacities that they will make you make a terrorist bomb, right? They will make you tie a bomb and blast anywhere. वो इतना बड़ा दिमाग में क्यों चलता है? देखो, अब एक बच्चा है जिसने 13-14 साल में उन्होंने देखा that everybody in his family is killed and her sister and her mother were raped in front of his eyes. And he was left alone. दूसरे दिन एक मौलवी आके बोल रहा है कि फौज ने किया है। वो क्या करेगा? तुम ही उसकी जगह सोच के देखो यार, what will you do? Your existence is based on revenge. अब मैं तुम्हें लेके गया पीओके, तुम्हें ट्रेनिंग दी, तुम्हें हथियार चलाना सिखाया, तुम्हें हथियार दिया, अब तुम्हें ये नहीं मालूम मारना किसको है मेरे को। तुम्हारे लिए जिसने वर्दी पहनी है वो वही है, you don't know who he is. जिसने वर्दी पहनी है वही है वो। उसने आया, उसने जिसने वर्दी पहनी है उन्हें मारना शुरू कर दिया। ये था स्टार्टिंग का टेररिज्म। बाद में लॉट ऑफ चेंजेस हैपेन। फिर तो ऐसा भी हुआ गली का गुंडा AK-47 ले आया, बोला मैं टेररिस्ट, है ना, दबंगाई दिखाने के लिए। 7 बार उन्होंने फौज को खबर दी, भाई साहब यहाँ पे टेररिस्ट है, फौज ने रोक दिया, हथियार है, दबंगे टेररिस्ट है। ऐसा भी हुआ, लेकिन स्टार्टिंग ये थी इन mid-80s एंड स्टार्टिंग 90s। तो समझो जब ऐसे बच्चे कश्मीर में आने लगे, पहली चीज तो कश्मीरी है, दे नो अबाउट दी लोकल टेरेन, दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट कहाँ पे जाना है, कहाँ छुपना है, कहाँ से वेट करना है। फौज नहीं थी वहाँ पे, इतना नहीं मानते फौज को, मतलब वी आर नॉट ट्रेन्ड टू टैकल इन्फिल्ट्रेशन और टेररिज्म। देन फौज अडॉप्टेड, और हमने इतना बढ़िया एडॉप्शन किया है कि इवन USA कम in our centers to get their army trained for controlling Afghanistan or controlling Iraq. क्योंकि we were that well in counter-insurgency operation, CASO and this thing, CICT, and we were so good. तो we were adopting in that phase कि यार ये क्या हो रहा है, ये एक लड़का है 16 साल का, ये क्यों मार रहा है, इसका ऐसा क्या किया। अब देखो यार, I also don't want casualty, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे जवान है, तो मैं अपने जवान से बोलूंगा यार तुम हथियार दिखे ठोको। अब तुम सोचो कि दोनों तरफ से जो चीज हो रही है, वो भी अपने को बदला ले रहे हैं। अब मुझे भी नहीं मालूम कि यार ये क्यों, क्या किस चीज का बदला ले रहा है।
तो इज लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, राइट। लेकिन करवाया किसने? वे विल प्लेड इंडिया विद 1000 कट्स, याया खान। उसने तो एक और चीज बोली, 71 की वॉर में हार रहे थे, वो होता है एवरीथिंग इज फाइन, वी आर गोइंग टू विन। हारने के बाद बोला है इसने अपनी कंट्री में वी हैव वन द वॉर। साले बात 93,000 नमाज पढ़ पीछे सरेंडर कर रहा दिया। तो आगे बढ़ते थोड़ा सा, अब हुआ ये कि वो वाला एरिया कट गया, तो यूएसए और बुश ने, ब्रिटेन ने बड़ी अजीब सा सॉल्यूशन का स्टेप लिया जो हो ही नहीं सकता था। दैट इज वो 3 स्टेप सॉल्यूशन फॉर कश्मीर। पहला स्टेप ये था कि पाकिस्तान विल विड्रॉ इट्स कंप्लीट फोर्सेस फ्रॉम कश्मीर। पीओके वाला भी और इंडिया में कहीं मार दिए, छोड़ देगी और वापस चली जाएगी। दूसरा ये था कि इंडियन फोर्सेस विल रेगुलेट विद मिनिमम फोर्सेस जस्ट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, वो भी छोड़ देंगे, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, रेगुलेशन के लिए एक मिनिमम फोर्स छोड़ेंगे। और तीसरा तो जब ये काम हो जाएगा दोनों स्टेप, तीसरा स्टेप होगा प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट मतलब कि वहां पे हर एक आदमी 18 साल से ऊपर का वोट देगा कि कश्मीर इंडिया में जाएगा या पाकिस्तान में या आजाद, तीनों। अब हुआ ये कि भाई इन्होंने तो रेप किए थे, इन्होंने तो लूटा था कश्मीर, तो उस टाइम पे कोई कश्मीरी बोलते था कि हमें पाकिस्तान में जाना है, और इन्होंने अटैक भी किया था, तो ये भी नहीं बोलता कि भाई हमें आज़ाद रहना है, ऑब्वियसली इंडिया में जाते हैं। ये जो बात थी ये इन्हें मालूम पड़ गई थी पाकिस्तानियों को, तो इन्होंने पहला स्टेप ही लिया। और ये देखो यार, जिसने सॉल्यूशन दिया था ना वो भी इतना समझदार था कि उसे मालूम था ये स्टेप कभी होगा ही नहीं। दिस इज लाइक यूथोपिया, है ना, यूथोपिया जो टाइम ही है। तो उसने पहला स्टेप ही नहीं किया, फिर दूसरा नहीं हुआ, फिर तीसरा नहीं हुआ। अब हुआ क्या कि जब इन्होंने टेररिज्म बढ़ा के कश्मीर की पॉपुलेशन चेंज कर दी, जब ये कश्मीर इज नॉट ओनली अबाउट मुस्लिम्स, दे आर गुज्जर वाज ओवर देयर, ऐसे लोग जो अपना वो चरवाहे होते हैं, अपने पशु पालते हैं, ऐसी बहुत बड़ी पॉपुलेशन, दे आर नॉट मुस्लिम। और जो हिंदू थे कश्मीरी पंडित, वो अब इन्होंने समीकरण चेंज कर दिया 90s तक पॉपुलेशन, और एक रेडिकलाइजेशन पॉपुलेशन में ला दिया। इसी तरीके से मौलवी बेच के फिर उसके बाद होता था कि काफ़ी लेट इंडिया ने डेवलपमेंट किया कश्मीर को ध्यान में रखते हुए। कश्मीर में आता था पाकिस्तानी रेडियो, ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा होता है रेडियो। आप मानोगे नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसी रेडियो प्रोपेगेंडा से हिटलर ने पोलैंड को हरा दिया था। खबर फैला के सरेंडर हो गया, लोगों ने रोका ही नहीं जर्मन आर्मी को, वो अगेन किसी और ने। बट ये पाकिस्तानी रेडियो आता, वहाँ पे प्रोपेगेंडा के हमारे मुस्लिम भाइयों पे हिंदुस्तान में इतना जुर्म हो रहा है, ऐसे प्रोपेगेंडा सुने मैंने। यू वांट टू बिलीव योर ईयर्स। मतलब दे यूज्ड टू से जब वहाँ पे एक मुस्लिम लड़की औरत है प्रेग्नेंट, उसका पेट फाड़ के बच्चा निकाल के मार दिया। अब ये कोई सुनेगा उसको, अरे चीज हो रहा है, राइट। तो भाई अब वो, मैं भी जानता हूँ कि उस मेंटल स्टेज से गुजर रहे हैं जहाँ पे ही फेसिंग आर्मी भी अपनी कैजुअलिटी नहीं जाती, वो भी लड़ाई कर रहे हैं, दोनों टुगेदर, है ना। बट मजे किसके आ रहे हैं यार? यही रीजन है कि ये साले मतलब एक क्लास रंगा पाकिस्तान की, मतलब दे आर श्रूड यार। इन्होंने कभी अपनी तरक्की पे ध्यान नहीं दिया। जब नोट आए, आज दोस्त की बिरयानी खाएंगे और ये बचा हुआ पैसा कश्मीर की आज़ादी के लिए जाएगा। कश्मीर की आज़ादी, जरा अपनी तरफ जो कश्मीर है वहाँ पे लोग भूखों मर रहे हैं, खाने को रोटी नहीं है, तो कश्मीर आज़ाद कराना है। सला कश्मीर आज़ाद कराना है, लंगोर तो संभल नहीं रही, दुनिया भर से भीख मांग रहे हैं, भीख भी कोई दे नहीं रहा, बस भीख मांगते मांगते यहाँ आ गए एससीओ में, बस कुछ तो मिल जाए शायद। इंडिया ही बोलते चल ले ले चल रहा है। कितने बेशर्म इंसान है यार। और भेजा भी उसे अपने यहाँ के कार्टून, बेस्ट कार्टून ऑफ पाकिस्तान इन मॉडर्न टाइम, बिलावल भुट्टो, पता नहीं बोलता ही क्या है यार। उसकी वहाँ के लोग क्या समझ लेते होंगे, जो यहाँ तो थोड़ी अंग्रेजी समझ लेते हैं ना, तो हम नहीं समझ पाते अंग्रेजी में क्या हो रहा। तो वो तो वहाँ तो ये है कि एक से बता रहा हूँ पाकिस्तानी उसे एक चीज रटाई जाती है कैप्टन को पाकिस्तान, इंशाल्लाह बॉय प्लेड वेल, सरफराज इंशाल्लाह बॉय प्लेड वेल। वसीम अकरम ने तो खुद बोला है, ये कपिल शर्मा शो पे के एक
वो तो उसने बोला कि भाईजान जीतने के बाद तो इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। कैप्टन बन के तो एक काम करते हैं, जीतते ही नहीं है। All the Bhaijans and senior and junior Bhaijans and played very well, and the Bhaijans bowled very well, and thank you. मजा आता है भाई साहब मैच देखने के बाद ना, अंग्रेजी सुनने तो और ही मजा आता है ना। इनकी तो तुम मानोगे इंग्लिश में इनके यहाँ न्यूज नहीं आती, क्योंकि बोलने वाले भी नहीं है, सुनने वाले भी नहीं है, काई पैसा खर्च करने पे, है ना। तो वो क्या बोलते हैं, नुमाजरीन, मुजामरीन, पता नहीं क्या है, नाजरीन, ये पाकिस्तान सरजमीन पर क्या हो रहा है यार, इतनी जाहिल हो गए यार। They rape their own dead daughters. डॉटर से मेरा मतलब है किसी ना किसी की लड़की तो होगी वो। They rape dead girls. अलग ही लेवल का केमिकल लोचा है भाई साहब, अलग ही लेवल का। बचपन से ही वो सदमा थप्पड़ पड़, कौन है तेरा बाप, कौन है तेरा बाप, साइकोपैथ हो गए लोग बाप ढूंढते। चलो इस स्टेज में पाकिस्तान की कहानी कश्मीर रह जाएगा, है ना। तो हुआ ये कि यार दे स्टार्टेड डाइवर्टिंग द फंड्स टुवर्ड, इसीलिए हम लोग कहते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। ऐसी नहीं है पाकिस्तान FATF की ड्रिल, इसमें कभी FATF का ही बताऊंगा तुमको कहानी पूरी, FATF क्या है, कौन है, किसने बनाया, कैसे बना, कैसे पकड़ते हैं, कैसे हाउ डू द ट्रेस द मनी, कि कहाँ यूज हो रहा है, टेल यू एवरीथिंग अबाउट दैट। बट अभी कश्मीर तक रिलेटेड रहते हम लोग। तो भाई दे स्टार्टेड टेररिज्म, और वहां पे उस टाइम पे इंडियन आर्मी एंड नेशनल सिक्योरिटी NSA दे डिजाइन दे प्लान कि यार अब हम एक काम करते हैं, क्रश नहीं करते, इन लोगों को मेन स्ट्रीम में जोड़ते हैं इंडिया के साथ, कश्मीरीज को। तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें होने लगी। अभी तुम देखोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कश्मीरी पढ़ते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, वो इसीलिए जस्ट टू नो द रियलिटी कि यार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जो प्रोपेगेंडा तुम लोग सुन रहे हो। नथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग इन इंडिया। कैन यू बिलीव इट, वी हैव लार्जर पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स देन पाकिस्तान, एंड ट्रस्ट मी nobody wants to go to Pakistan. सही में nobody wants to go to Pakistan. कैसे ही जाएंगे यार, वो मतलब जो वहां पे हैं वो भूख को मर रहे हैं। आपको बॉर्डर टाइट करना पड़ेगा तो वो बाकी यहाँ आएंगे। अभी इस पे थोड़ी देर में बताऊंगा। मैंने आया क्वेश्चन के दिस सिविल war in Pakistan, if it happens, so will it be good for India, bad for India, or will it not affect India at all? The things are going. So I will tell you this thing once I am over with this. Let me part. So we were at terrorism, है ना। तो कश्मीर ने ऐसे फंड्स लेके, वो पाकिस्तान ने फ्रीआई के फंड यहाँ पे डेबिट करे टेररिज्म, है ना इंडिया में। भाई अब भूखे नंगों को रोटी मिल रही है तब तो वो बांट रहे हैं सब में। भाई यार तुम देखो साला कैसा चूमू देश है ये 1965 में टैंक आए इनके पास, पैटर्न हथियार आए इनके पास अमेरिका से। मैं बोला हाँ हथियार इकट्ठे हो गए, चलो भाई चलो चलो चलो, हाँ आज गजवाई हिंद करेंगे हम लोग, चलो 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 इकट्ठे हो गए। यहाँ पे आगे ऐसी गुद्दी पिटी ना बैटल ऑफ फजलुद्दीन में, सारा अभी तक पैटर्न शहर बसा हुआ है, सारे टैंक वहीं छोड़े मिट्टी में दबे हुए बुद्धि। और शर्मन टैंक से रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाले, होश ही नहीं था कहाँ पे जा रहे, क्या कर रहे, बस हथियार इकट्ठे हो गए चले। इसीलिए SSB है, इसीलिए है SSB तुम्हारे लिए कि अकलमंद चाहिए ऑफिसर, लड़ाई में चाहिए अकल, मिनिमम रिसोर्सेज डिजायर्ड एंड मैक्सिमम रिजल्ट। तो हमारे पास मिनिमम रिसोर्स है, इनके पास बतेरी भी फंस गए साले, गर्द में फंस गया, टैंक में घूम रहे हैं, दिख रहे कहाँ से पड़ रहे हैं भाई, जाहिल है। कारगिल में देख लो, ओ इस बार हम गजवा हिंद करके रह गए, चढ़ गए ऊपर, क्रश देयर बॉल, है ना। -45 में जाके जिसका लोहे का सीना होता है ना वो लड़ता है, वो भी उस पोस्ट पे जहाँ पे साले तुम आके बैठे हो, पत्थर मार दो तो मर जाए आदमी, और फिर भी क्या हुआ, हार गए साले।
इसीलिए मेरे दिल से प्यार मुड़ के आता है इन लोगों के लिए कि मतलब कितने थप्पड़ खाओगे यार, कितने थप्पड़ पे थप्पड़, गाल भी अब गाल बचानी है, वो ऐसा हो गया है, फिर भी थप्पड़ खा रहे हैं और फिर भी होते हैं अब के मार, अब के मार। तो बहुत ही प्यारे और जाहिल कौम, क्या करें। अब क्या हुआ इसके बाद 99 कारगिल किया, अगेन प्लान बन गई, बहुत इकट्ठी हो गई है, ऊपर चढ़ेंगे, इनकी पोस्ट पे बैठ जाएंगे और बस हम जीत गए। मतलब जब मैं तो सोचता हूँ कि मिलिट्री जनरल भी ऐसे प्लान करते होंगे, देखिए जनाब यहाँ पे जाएंगे, ये यहाँ पे होंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे, है ना, और जब भी आएंगे बोलेंगे धब्बा सरप्राइज, और ये हार जाएंगे, फिर हम जीत गए, पाकिस्तान ने कश्मीर जीत लिया, लद्दाख जीत लिया, NH1 अल्फा पे हमारे मोर्टार हैं, तो बड़े चूमू हैं साला, दूसरे ने अनाज नहीं खाया, अभी तुम्हारे यहाँ तो अनाज है भी नहीं, हमारे यहाँ तो है, तो हमने तुमसे ज्यादा ही खाया होगा, फिर भी नहीं, हम में बहुत अकल है, गधे को लगता है गधे में बहुत अकल, गधा सबसे अकलमंद प्राणी, गधे भी बेच दिए चाइना को, गधे भी बेच दिए, कर्ज इतना बढ़िया। तो ये जो इमरान खान निकाली है, इन्होंने एक प्लान बनाई, ऐसी प्लान जो बस मैं ही बना सकता, अपुंची भगवान है। प्लान जो बनाई, गधे चीनी खाते हैं, हमारे यहाँ बहुत है, कर्जा उतरेगा। एक दिन टेड्डी अटैक हो गया इन पे, सालों ने प्लान बना टेड्डी की बिरयानी बना के चाइना में बेचेंगे, कर्जा उतर जाएगा हमारा। चलो कर्जा आया कहाँ से, इसी पे एक वाली कहानी बाद में बताऊँ, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, एक ही चीज से निपटते हैं। तो भाई हुआ ये कि in 99 they tried some stupid thing and their balls were crushed. Their balls were crushed so heavily कि अपनी डेड बॉडी, यार कौन कैसी आर्मी होती है जो अपनी डेड बॉडी भी क्लीन नहीं करती, कह रहे नहीं हमारे ये वही वाले मार्शियन होंगे जैसे हम आए थे 1947 में, ये वही हैं, 1947 में हमें आए, 99 में ये आए, भाई हमारे नहीं है ना, मैं नहीं जानता कोई, सोचा आर्मी ने मना कर दिया है। इसके वीडियोस हैं, अगर यूट्यूब पे देखोगे ना तो देयर आर वीडियोस ऑफ पाकिस्तानी मदर्स या क्राइम के मेरे बच्चे की डेड बॉडी भी नहीं थी, और वो डेड बॉडी मैंने कुछ दिनों बाद इंडियन उस पर देखी कि वो दे आर फुलफिलिंग द रिचुअल्स। तो यू नो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर वीक, वी कैन नॉट बी कॉकरोच, वी कैन नॉट बी as उठाई की राय दें, है ना, as cheap as them, that's why we are Indian now। और वहीं के लिए तुम्हें जाना है, एथिक्स बनाओ, मेक योर एथिक्स। अब भाई साहब आगे बढ़े कश्मीर के मामले में थोड़ा था, तो हुआ ये कि कश्मीर चला जा रहा था, बहुत से टेररिस्टों ने सरेंडर कर दिया, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, जैसे तुम बहुत सारे, वो कौन सी पार्टी थी जो हुर्रियत बना ली कि हम पॉलिटिकल विंग से लड़ेंगे, हुर्रियत पार्टी बना ली, सारा चल रहा था इनका अपना ताम झाम, नेतागिरी का ये सब खत्म हुए 370 लड़ने के बाद। अब भाई साहब कुछ कर भी नहीं सकते, 370 हमारे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में हमने डाल दी, हमारा ही पार्टी, यानी कि ना निकली जा रही ना उगली जा रही। और अब तो इतना बुरा हाल है कि प्रेडिक्शन हो रहे, एक आता है वो पता नहीं अजीब सा गफलत इंसान है, वो कोई लाल टोपी पता नहीं सेल्फ डिक्लेयर्ड कमांडो है, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे हैं ऐसे सेल्फ डिक्लेयर्ड कमांडो, वो है सेल्फ डिक्लेयर्ड, लाल टोपी पहन के आ जाएगा, बस ही मिलिट्री एक्सपर्ट। कह रहा आप समझें इस बात को कि आज सिविल टर्बुलेंस हो रहा है पाकिस्तान में, कल को इंडियन आर्मी अटैक कर दी, जैसे 71 में किया था बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी के नाम पे, ऐसे यहाँ पे होगा। अब यार साला कूड़ा नहीं चाहिए हमको इंडिया में, कूड़ा नहीं चाहिए, बहुत कूड़ा है ना, हमको कचरा और नहीं चाहिए। तुम साले सीधा सोच नहीं सकते हो, साला लड़कियों की डेड बॉडी से तुम लोग इंटरकोर्स करते हो, ऐसे लोग नहीं चाहिए भैया अपनी पॉपुलेशन में, हमारे बहुत बढ़िया है।
बहुत बढ़िया पढ़े लिखे लोग, डिसेंट लोग, तुम सारे मरो वहीं पे। और तुम्हारे न्यूक्लियर ममालिक एक ये और घमंड है, न्यूक्लियर ममालिक बोल के पाकिस्तान, भाई साहब बचा लेना। अमेरिका ने बनवाए थे न्यूक्लियर वेपन्स, जिस दिन बन रहे थे ना उससे पहले ही इजराइल ने अटैक प्लान कर लिया था। अब करवा देगा अमेरिका अटैक, क्यों करवा देगा? एक ऐसी सोसाइटी जिसमें लॉलेसनेस है, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, भाई तो भेज देंगे। बोलेंगे सऊदी प्लान भी है कि यूएई को एक न्यूक्लियर वेपन भेज देंगे, एक ईरान को भेज देंगे, और एक कतर बहुत अमीर है, एक उसे भेज देंगे। तो हमारे पास $2 बिलियन में न्यूक्लियर वेपन, भाई साहब $6 बिलियन, फिर हम एक और गजवा हिट करेंगे और गोश्त की बिरयानी खाएंगे, फिर उसके बाद तो चलो इसे कश्मीर तक ही रखते हैं। वैसे बहुत कुछ है अभी पाकिस्तान में। अभी नेक्स्ट आई विल डिस्कस विद यू व्हाट वाज द रीजन दैट पाकिस्तान केम टू दिस क्राइसिस, हाउ द चाइनीज डेब्ट क्राइसिस इन्फ्लुएंस्ड this thing in Pakistan, that they are where they are now, and basically इकोनॉमी के बारे में ज़्यादा इनका पढ़ना नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स ये भी नहीं पढ़ते। इकोनॉमिक क्या ही बताऊँ तुम्हें, इनकी इकोनॉमिक्स ये भी नहीं पढ़ते ना भाई, तभी तो ये याद है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस ये जाना है कि अब हाँ वो क्वेश्चन रह गया हमारा, हाउ विल इट इम्पैक्ट ऑन इंडिया। देखो यार, एक कंट्री की ग्रोथ के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि देयर हैज टू बी स्टेबलाइजेशन इन दी नेबरिंग कंट्री। अब अफगानिस्तान अभी गवर्नमेंट फॉर्म में आया है, मे बी तालिबान इज द गवर्नमेंट ओवर देयर, बट दे हैव कम इनटू द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पाकिस्तान विल बी कंप्लीट एनार्की, एंड दैट एनार्की इज हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स। समझ लो, दैट एनार्की इज हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स। दूसरी बात, इट कैन बी गुड फॉर इंडिया, but it can be good for limited time, कि ठीक है we don't have to put so much efforts for getting POK। जो POK में इनकी गवर्नमेंट रह गई है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वालों के, आज़ाद कश्मीर सरकार कहते हैं उसे, हम उसे बोलेंगे सुनो भाई ये रहे $50 मिलियन, काम चल जाएगा तेरा, आ जाएगा, वो खुद ही आ जाएगा बेचारा, लड़ाई पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं हमको। ज़्यादा बोल दिया चल $1 बिलियन ऑफर यू कैन नॉट रिफ्यूज, ये आ जाएगा, बस यही अच्छा हो। दूसरी चीज क्या होगी जो मुझे अंदेजा लग रहा है, देखो यार सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट डूबेगा चाइना में अगर ये एनार्की पाकिस्तान में आ गई, तो अभी चाइना विल टेक कंट्रोल ऑफ द थिंग्स। जो चाइनीज बैकअप वाली गवर्नमेंट होगी, जो कि ये शहबाज शरीफ वाली मुझे लग नहीं है, दैट विल टेक ओवर सॉरी पाकिस्तान, and that will be again the POK मुश्किल है, क्योंकि China has got interest in POK। Let's see which all places they will take। लेकिन अभी बहुत मजा आ रहा है ना, अभी न्यूज़ सुनने में भाई बहुत ही मजा आ रहा है यार, उनको थप्पड़ मारने के हम क्यों हाथ वेस्ट करें, तुम्हारे खुद के लोग हैं तुम्हें थप्पड़ मारने। तो guys, this was something about Kashmir, and the same way once we will discuss GS, so we will go to terrorism, CPEC, South China Sea, all the international issues जो है हमारे IR वाले। लेकिन इसको आपको रखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने कहानी की तरह बताई है। You should have ample amount of knowledge which you can reflect over there in GD, lecture it, and suppose he asks you in personal interview what are your views on the issues in Pakistan, so this is the ample amount when you can speak, है ना। So if you like this, so share, subscribe, join, bye.